Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. Hope you all are fine. This is Standard 8th, subject Social Science, and we were studying chapter number 7, Following the Mahatma, part 1. In that, we completed till Kheda Satyagraha in previous lecture. Now let's study about new topic, that is Rowlatt Act and Rowlatt Satyagraha. It took place in 1919. इंग्लैंड वॉज विक्टोरियस इन द वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उसमें इंग्लैंड जो था वो विक्ट्री साइड मीन्स कि जो ग्रुप विन हुआ था उस साइड था. अब ये वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बिल्कुल अननोन है, स्ट्रेंज है, न्यू है, बिकॉज अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं. बट इन 9th स्टैंडर्ड वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल. वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तब पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. 2 पार्ट्स में इन दी सेंस कि वॉर तो सिर्फ 2 नेशन के बीच में ही था, लेकिन बाकी की नेशन जो है वो इसने उनको ज्वाइन किया, उसने उनको ज्वाइन किया, और ऐसे करते करते 2 ग्रुप हो गए, अलाइड नेशन एंड एक्सिस नेशन, और उनके बीच में वॉर हुआ था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ल्ड वॉर. एंड इन दैट अलाइड नेशन जो थे वो जीते थे और इंग्लैंड वॉज अ पार्ट ऑफ अलाइड नेशन. तो इंग्लैंड जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 तो जीता ही था. एट द सेम टाइम उसी टाइम पर रॉलेट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द पब्लिक अनरेस्ट एंड कंट्रोल द एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़. सेम टाइम में रॉलेट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू. किस लिए? फर्स्ट तो पब्लिक जो अनरेस्ट है, मतलब कि पब्लिक जो अपोज कर रही है, जो एगिटेशन हो रहे थे, जो प्रोसेशन निकाले जा रहे थे, वो कंट्रोल करने के लिए. एंड सेकंड, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए. अब एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ क्या है? जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसके पीछे का रीज़न ये भी था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अदर कंट्रीज़ को अपने अंडर कंट्रोल लाना चाहती थी और इसीलिए वहाँ पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करते थे. लाइक ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर जैसे रूल कर रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज. कॉलोनी का मतलब यही है कि उन्होंने अपना रूल वहाँ पर एस्टैब्लिश किया. वो नेटिव ब्रिटिशर्स इंडिया के नेटिव नहीं थे, but they were ruling over us, so they established their rule, their colonies. तो जो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी मीन्स के उनका रूल जो है उसे एंड करने की जो एक्टिविटीज़ थी, उनको वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रॉलेट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ. द रॉलेट एक्ट ऑथोराइज्ड द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन द प्रेस, arrest without warrant and indefinite detention in jail without trial. अब ये सारे ही वर्ड जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रॉलेट एक्ट जो था उसमें गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटीज़ थी. गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था और उन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के लिए अपना कंट्रोल, उनके ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर कंट्रोल है, इंडियन पीपल के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने प्रेस मतलब मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तो उनके लिए न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए न्यूज़ तो चाहिए, तो जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं प्रेस. तो प्रेस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल. देन किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट करना. आपने मूवीज़ में, टीवी में देखा होगा कि जब भी कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है, सो दैट टाइम
उनके पास अरेस्ट वारंट होना नेसेसरी है। अरेस्ट वारंट का मतलब कि वो परमिशन लेकर आए हैं, उनके पास कोई प्रूफ तो है जो ये प्रूव कर सके कि वो जिन्हें अरेस्ट करने आए हैं वो गिल्टी है या उसका फॉल्ट है। सो अरेस्ट वारंट के बिना ही वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। एंड इनडेफिनेट डिटेंशन इन जेल मतलब कि उनको जनरली लॉ रूल ये है कि अगर पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स द पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट, मतलब कि 24 आवर्स के अंदर वो पर्सन को कोर्ट में ले जाना होता है। बट यहाँ पर यह है कि बिना किसी ट्रायल के इनडेफिनेट टाइम के लिए उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। दैट वॉज द रॉलेट एक्ट। द अक्यूज्ड वर डिनाइड द राइट टू नो the accusers and the evidences used in the trial against them. The accused were denied. जो accused थे मतलब जिनको अरेस्ट किया गया था उनके पास राइट नहीं था, उनको मना कर दिया कि उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि उनको क्यों अरेस्ट किया है। एंड एविडेंस जो थे जो उनके अगेंस्ट यूज किए गए थे, अक्यूजर्स का राइट क्या है वो भी उनको जानने के लिए डिनाई कर दिया, वो भी मना कर दिया। डिनाई मीन्स टू से नो। ओके, दिस एक्ट वॉज अ कंप्लीट वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। 9th स्टैंडर्ड में आएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बट हमारे फंडामेंटल राइट्स जो उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास फ्रीडम है बोलने की। एंड जो फंडामेंटल राइट्स है टू गेट नॉलेज, टू गेट एजुकेशन, टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द इंडियन टेरिटरी, तो ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स है हमारे। तो उसका कंप्लीट वायोलेशन था बिकॉज हमारे पास यहाँ पर तो कोई राइट ही नहीं थे रॉलेट एक्ट में। हम ये भी नहीं पूछ सकते कि हमारी गलती क्या है। एंड दैट्स वाई गांधी जी जो थे उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट भी फाइट की और उन्होंने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नेम दिया। ही कॉल्ड रॉलेट एक्ट एज अ ब्लैक एक्ट। The Rowlatt Satyagraha was the first struggle of the entire nation against the Britishers. रॉलेट एक्ट जो था वो ऐसा पहला स्ट्रगल था जिसमें पूरा नेशन ज्वाइन हुआ था और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था, पूरा नेशन। लेकिन मेन पॉइंट ये था कि नेशन के अंदर भी जो बिग सिटीज़ थी वो ही उसमें ज्वाइन हुई थी, स्मॉल विलेजेस ज्वाइन नहीं हुए थे। रैलीस मीन्स के प्रोसेशन जो है बहुत सारे लोग एक साथ निकलते, आपने देखा ही होगा। वर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्राइक्स वर कॉल्ड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट थ्रू आउट द कंट्री। हर जगह पर रैली निकाली गई, लोगों ने स्ट्राइक मीन्स के हड़ताल पर उतर गए और पूरी कंट्री में ये जो एक्ट था उसको अपोज किया गया। The Britishers resorted to suppression to curb this movement. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को टू कर्ब दिस मूवमेंट मतलब कि ये मूवमेंट को रोकने के लिए ये जो सप्रेशन था मीन्स उनका जो उनके पास जो सुपर पावर आ गए थे रॉलेट एक्ट की वजह से। सप्रेशन मीन्स के उनके पास अथॉरिटी थी इन लोगों को ऐसे अरेस्ट करने की और वो तो उसको रीसॉर्ट किया, मतलब रॉलेट एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए। सॉरी। नाउ जलियांवाला बाग massacre in 1919. This incident also took place in 1919 as a part of the protest against the Rowlatt Act. रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने का ही एक पार्ट है
कि जो पंजाब के पीपल थे, द पीपल ऑफ पंजाब, दे अनाउंस्ड अ स्ट्राइक ऑन 30th March एंड 6th April 1919। पंजाब पीपल उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस की, डिक्लेयर की कि उस दिन वो हड़ताल पर उतरेंगे, काम नहीं करेंगे। 2 days वर देयर, 30th March and 6th April। The condition of Amritsar was almost out of control, and looking at this, martial law was declared in अमृतसर। अमृतसर की कंडीशन जो थी वो ब्रिटिशर्स के लिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल थी, उनके कंट्रोल में ही नहीं था ये पीपल को रोकना, और इसीलिए अमृतसर के अंदर जो मार्शल लॉ है वो डिक्लेयर हो गया। अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 30th April, डे ऑफ बैसाखी, इन द जलियांवाला बाग to pay tribute to martyrs and also to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. किचलू। 30th April को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अब 30th April जो था वो बैसाखी का दिन था, मीन्स के पंजाबी पीपल जो है उन लोगों का फेस्टिवल था, और उसी दिन उन लोगों ने एक मीटिंग अरेंज की, और ये मीटिंग जो थी वो जो जगह पर थी उसका नेम था जलियांवाला बाग। ये जगह का नेम है, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। और वहाँ पर उन लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी 2 रीज़न से। एक तो जो हमारे मार्टियर्स है, मार्टियर्स मीन्स व्हाट? मार्टियर्स मीन्स अ पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज हर लाइफ फॉर कंट्री। जब कोई भी अपनी लाइफ को अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्टियर। आपने वर्ड सुना ही होगा, शहीद। वो शहीद हो गए तो शहीद जो है दैट इज़ कॉल्ड मार्टियर। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। एंड दूसरा रीज़न था कि डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू जो थे उन दोनों को अरेस्ट किया गया था, उसको अपोज करने के लिए, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ये 2 रीज़न से जलियांवाला बाग में मीटिंग हुई। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पीपल हैड गैदर्ड इन दिस मीटिंग। ये जो मीटिंग हुई उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पीपल जो थे वो मिले थे। जनरल डायर ब्लॉक्ड द ओनली एग्जिट ऑफ द बाग एंड ऑर्डर्ड फायरिंग एट द अनआर्म्ड पीपल गैदर्ड देयर। जनरल डायर जो था, जो इंग्लैंड से आया हुआ था, उसने जलियांवाला बाग में एंटर होना हो या एग्जिट होना हो, सिर्फ एक ही रास्ता था। हम लोग गार्डन में घूम चुके, हम लोगों ने देखा है गार्डन के अंदर 2-2, 3-3 एंट्री एग्जिट होते हैं कि जहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। बट ये 1919 की बात है, और उस टाइम पर जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही एग्जिट था, और वो बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पर अभी गार्डन बने तो उसमें होता है ना, एक ही एंट्रेंस होता है, और वो भी बीच में सर्कल वाला होता है कि वो रिंग लगी रहती है जिसमें से घूम कर जाने का, ऐसे भी एंट्रेंस है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बट एक ही एंट्री एग्जिट डोर था, और वो भी बहुत ही छोटा था। जनरल डायर जो है उसने उस वे को जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे, 10,000 पीपल जो वहाँ पर गैदर हुए थे वो बाहर निकल सकते थे, वो डोर उसने क्लोज कर दिया, मीन्स के वो उसने लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वहाँ से कोई बाहर ही ना निकल पाए। एंड देन ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू फायर। फायर मीन्स जलाना नहीं है, उनको शूट करना। फायरिंग करना मीन्स उनको शूट करने का ऑर्डर दे दिया। और मीटिंग में जो पीपल गैदर हुए थे वो रीज़न क्या था? ट्रिब्यूट देना। अब जब हम किसी को श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो वेपन्स लेकर थोड़ी जाएंगे, तो वो सारे के सारे पीपल अनआर्म्ड थे, उनमें से किसी के पास गन, स्वॉर्ड, नाइफ कुछ भी नहीं था।
द फायरिंग स्टार्टेड विदाउट एनी प्रायर नोटिस और वार्निंग। कोई भी नोटिस या वार्निंग दिए बिना फायरिंग स्टार्ट कर दी। अगर वार्निंग दी होती कि ये मीटिंग यहीं पर स्टॉप कर दो, आप फटाफट यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज आई विल शूट यू, तो समझ में आता कि उन्होंने हमको वार्निंग दी थी। बट यहाँ पर तो विदाउट वार्निंग उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया। देयर वर हाई वॉल्स अराउंड इट सो पीपल कुड नॉट एस्केप द कॉन्स्टेंट फायरिंग। नाउ जलियांवाला बाग जो था वो चारों साइड वॉल से कवर्ड था, और जो वॉल्स थी वो इतनी हाई थी कि कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, मीन्स कि वहाँ से भाग नहीं सकता था। कंटिन्यूसली फायरिंग हो रहा था, कांस्टेंट कंटिन्यूसली फायरिंग हो रहा था, और उससे बच के भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। इट स्टॉप्ड ओनली व्हेन द सोल्जर्स रैन आउट ऑफ अम्यूनिशन। As per the official record, 379 died and 1200 were injured, but in reality, the casualties were much more than mentioned in the official reports. Gandhiji completely lost his faith in the British sense of justice and fairness. फायरिंग तभी स्टॉप हुई जब जो सोल्जर्स थे वो सब वहाँ से इधर उधर भाग रहे थे। यहाँ पर नहीं दिया है, बट ये भी है कि बाग के बीच में ही, जलियांवाला बाग के बीच में ही एक वेल था, अनयूज्ड वेल, जिसका यूज़ नहीं किया जाता था। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, बचाने के लिए उसके अंदर भी जंप कर दिया था। सी हियर यू कैन सी द जलियांवाला बाग। यहाँ पर ये पीपल जो है वो पॉइंटिंग कर रहे हैं कि एट द प्लेस वेयर द बुलेट्स वर फायर्ड एंड द मार्क्स लेफ्ट बिहाइंड। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, देखो, और उसके अंदर उन्होंने सर्कल भी किया हुआ। ये छोटा सा बच्चा बैठा है, ये बाजू में भैया खड़े हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जहाँ से फायरिंग किया गया था और उसके निशान अभी भी रह गए हैं। सो जब सोल्जर्स जो थे वो भागना बंद हुए, उसके बाद फायरिंग बंद हुई। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो प्रेजेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग 379 पीपल की डेथ हुई और 1200 इंजर्ड हुए, बट रियलिटी में इतना नहीं था, वो बहुत ज़्यादा थे। 10,000 में से कैन यू बिलीव ओनली 379 डाइड। इतना ओपन फायरिंग किया गया हो, कोई एस्केप का वे नहीं है, उनके पास वेपन्स नहीं है। सो द एक्चुअल कैजुअलिटीज जो है, जो एक्चुअल डेथ जो थी एंड इंजर्ड पीपल के जो नंबर थे वो बिल्कुल अलग थे, मीन्स के मेंशन किए उससे बहुत ज़्यादा थे। एंड इस इंसिडेंट के बाद, ये जो इंसिडेंट हुआ, आफ्टर दैट गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो जस्टिस एंड फेयरनेस था, उसमें जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल चला गया कि अब ब्रिटिशर्स पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हियर जनरल डायर का जो एक्ट था वो कितना इनह्यूमन एक्ट था। सो गांधी जी लॉस्ट हिज फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। नाउ थिंग्स टू नो, he is the person who wrote our national anthem Jana Gana Mana. He also famous as knighthood. The award given by the king or queen of England to a person for an outstanding success or public work or talent. The award given by the king or queen of England, इनको इंग्लैंड के जो किंग या तो क्वीन है उनसे अवार्ड दिया गया था। किसके लिए? आउटस्टैंडिंग सक्सेस के लिए, पब्लिक वर्क एंड टैलेंट के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज अ पोएट, ही रिनाउंस्ड द नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग।
massacre. Efforts were made to unite Hindus and Muslims during the Rowlatt Satyagraha. Gandhiji wanted that the Hindus and Muslims should stand united to attain justice. अब जलियांवाला बाग मास्करे जो हुआ उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो था वो उसी टाइम पर चल ही रहा था, तो उस टाइम पर गांधी जी जो थे उनकी ये इच्छा थी कि हिंदू एंड मुस्लिम जो एक साथ खड़े रहे जस्टिस के लिए और सबको जस्टिस मिले, क्योंकि अकेले हिंदू का कंट्री नहीं था, अकेले मुस्लिम का कंट्री नहीं था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज खिलाफत मूवमेंट. After attaining victory in the World War I, the Allied nations signed a treaty with Turkey, which was defeated. World War I विन करने के बाद अलाइड नेशन, एज आई टोल्ड यू, के टू ग्रुप्स वर देयर. वन साइड अलाइड नेशन, सेकेंड साइड एक्सिस नेशन, एंड अलाइड नेशन जो थे वो जीते थे. तो अलाइड नेशन जो उन्होंने टर्की जो हार चुका था उनके साथ ट्रीटी साइन की. ट्रीटी मीन्स अग्रीमेंट. अग्रीमेंट जो किया जाता है ना, आप हार गए तो आप ये करोगे वो करोगे, फाइन आप भरोगे, तो दैट वाज अग्रीमेंट. द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस ट्रीटी वर स्ट्रिक्ट एंड अनजस्ट टू टर्की. जो ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी एंड अनजस्ट थी, जस्टिफाइड नहीं थी. द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम टू. टर्की का जो सुल्तान जो हेड था वो इस्लाम रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन जो है, मुस्लिम पीपल जो रिलीजन फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड इस्लाम, तो उनका रिलीजियस हेड भी था. एज पर द ट्रीटी हिज खिलाफत पोस्ट एज खलीफा वॉज टू बी टर्मिनेटेड. टर्की के साथ अलाइड नेशन ने जो ट्रीटी साइन की उसके अकॉर्डिंग जो हेड था, सुल्तान जो था, उनको खलीफा कहा जाता था. सो उनकी जो खिलाफत मीन्स के उनकी जो पोस्ट है वो टर्मिनेट, मतलब कि वो हेड नहीं रहेंगे, पर्सन नहीं, मतलब ये पोस्ट ही नहीं रहेगी. मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया लॉन्च्ड प्रोटेस्ट्स इन फेवर ऑफ द खलीफा. ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंडिया के भी जो मुस्लिम थे वो सब यूनाइट हुए और सब ने अपोज किया, उन्होंने फाइट की इन फेवर ऑफ खलीफा. मीन्स के उनके जो रिलीजियस हेड थे उनकी पोस्ट के लिए, उनके हेड के लिए उन्होंने फाइट किया. एंड एज वी डिस्कस्ड, ये जो फाइट थी वो खलीफा के लिए थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस मूवमेंट was known as the Khilafat movement. The main leaders of the Khilafat movement were the Ali brothers. इंडिया में, इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उसमें जो मेन लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के वो दो थे, अली ब्रदर्स. उनको नेम ही दिया गया था अली ब्रदर्स, जिसमें एक का नेम था मौलाना शौकत अली एंड दूसरे का नेम था मौलाना मोहम्मद अली. दोनों के पीछे अली अली आता है तो उनको अली ब्रदर्स नेम दिया है. गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड इन टर्न जॉइन द मुस्लिम्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मास्करे. गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम पहले मुस्लिम को खिलाफत मूवमेंट में हेल्प करेंगे. अगर हमने उनको सपोर्ट किया तो मुस्लिम पीपल जलियांवाला बाग मास्करे का जो फाइट है उसमें हमें सपोर्ट करेंगे. ये तो फेयर है. व्हेन यू सपोर्ट समवन, आफ्टर दैट ही और शी विल सपोर्ट यू. जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तो कोई ना कोई आपको भी सपोर्ट करता है. His intention was to demand Swaraj with a combined power of the Hindu and Muslim communities.
गांधी जी का इंटेंशन क्या था कि कंप्लीट स्वराज मिले, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, बट यूनाइटेडली हिंदू एंड मुस्लिम को, किसी एक कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ मुस्लिम को या सिर्फ हिंदू को नहीं। हाँ, इन दी एंड जो रिजल्ट निकला वो हमारे सामने ही है कि फ्रीडम तो मिली, स्वराज आया, बट कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पहले नहीं था। वो आगे आगे हम पढ़ेंगे, बट गांधी जी का इंटेंशन था कि सबको साथ में स्वराज मिले, इंडिपेंडेंस मिले, एंड दैट्स वाई he tried to combine, to unite Hindu and Muslim people together. Next point is non-cooperation movement that we will study in next lecture. I hope you understand everything. If you have any doubt, then in next online lecture, you know when our online lecture is there, so in that online lecture you can ask. Okay, thank you all. Bye.